नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कपिल सिब्बल की, साथ में ही बात करेंगे उमर खालिद। उमर खालिद आपने नाम शायद नहीं सुना होगा, या सुना हुआ होगा तो शायद आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होगी। कपिल सिब्बल के अगर हम पिछले 1 साल से देखें तो 1 साल से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी चल नहीं रही है। ये आपने देखा होगा, इससे पहले वो तीस्ता से तलवाड़ के केस में रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के जमानत दिलवा देते थे न्यूज़ क्लिक के। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भारत विरोधी जो एक्टिविस्ट जो है, तीस्ता से तलवाड़ से लेके हम अकबर लोन का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि अकबर लोन वह व्यक्ति है जिसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और अभी 370 के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन जो डाली थी वो अकबर लोन ने, उसके वकील भी कपिल सिब्बल ही थे। अब कपिल सिब्बल जो थे, इसके अलावा आपको पता है जितने भी जो ये भारत विरोध में जो काम करने वाले जो एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, उनके वकील कपिल सिब्बल ही होते हैं। लेकिन अब या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोर्ट समझ गया, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल का अभी समय सही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इससे पहले वो G23 के सदस्य बने और कांग्रेस पार्टी से उनको निकाल दिया। फिर वो समाजवादी पार्टी के जो है उसमें चले गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको जो है वो राज्यसभा में भेज दिया गया। लेकिन अब साथ में एक चीज और बड़ी जो हमें समझनी चाहिए, कपिल सिब्बल जो है इसके साथ साथ अभी उन्होंने एक द वायर, आपने नाम सुना होगा, एक न्यूज चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लिया है। और ये एक वामपंथी मीडिया का जो है वो वामपंथी प्रचारक है, उस विचारधारा से प्रेरित है। और उस पर कपिल सिब्बल जो है वो इंटरव्यूज लेना स्टार्ट भी कर चुके हैं। अभी उनका दूसरा एपिसोड भी आया था, जो पहले एपिसोड में आपको पता होगा जो मोदी विरोध में खड़े हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें कहते हैं कि थके हुए नेता की तरह, और उनका नाम आपको पता ही होगा, सुब्रमण्यम स्वामी। इसके साथ में उनका दूसरा एपिसोड आया और वो एपिसोड था सत्यपाल मलिक के साथ। लेकिन इस बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार पड़ी है और मामला है उमर खालिद का। अब पहले हम जान लेते हैं उमर खालिद कौन है। उमर खालिद वह शख्सियत है जिसको 3 साल पहले आपको पता होगा दिल्ली में दंगे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा था, और उस भारत दौरे से पहले क्या क्या आपको पता होगा, सीएए का जो है वो धरना चल रहा था, उसमें उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए थे। और भड़काऊ भाषण देने का नतीजा ये था कि उसके बाद में 53 लोगों की जो है उस दंगे में मौत हुई थी और 200 से ज्यादा जो है वो घायल हो गए थे। अब उमर खालिद जो है, इससे पहले का अगर हम इतिहास देखें तो उमर खालिद के जो फादर हैं वो सिमी के सदस्य रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के। और ये खुद जो है वो जेएनयू से पढ़ने वाले थे। उन्होंने जेएनयू से एमफिल की, पीएचडी की, और कन्हैया कुमार के साथ ये थे। कन्हैया कुमार से अभी आपको याद आएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तो इन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे जेएनयू में। और उसके बाद में कन्हैया लाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उमर खालिद जो था वो फरार था। लेकिन उसके बाद में जो है उमर खालिद को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जो है वो पूरा बैकग्राउंड है उमर खालिद का। दिल्ली दंगों में उसका जो है, दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें ये चीजें भी सामने आई थी कि ये आम आदमी पार्टी के जो नेता थे ताहिर हुसैन, आप उनको भी नहीं भूल पाओगे जब दिल्ली दंगे आपको याद आएंगे, जिनके घर से जो है वो पेट्रोल बम और साथ में जो है वो पत्थर मारने की जो मशीनें थी वो मिली थी, बरामद की गई थी। तो ये जो सारा जो घटनाक्रम था ये फरवरी 2020 का था। तो फरवरी में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके बाद में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद ने जो है वो वकालत और अपने वकील के रूप में जो है वो चुनाव किया कपिल सिब्बल का, क्योंकि इन सबको पता है कि ऐसे लोगों को अगर कोई जमानत दिला सकता है तो वो सिर्फ कपिल सिब्बल ही है। तो कपिल सिब्बल जो है वो बार बार इनको 2 बार जो है वो कोर्ट के जजेस के द्वारा जो है, एक जज आपको पता होगा सुनवाई से पीछे हट गए थे और दूसरी बार जो है वह सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो थे वो एब्सेंट थे, जस्टिस, उस वजह से ये सुनवाई टाल दी गई। लेकिन उमर खालिद को अभी तक जो है वो जमानत नहीं मिली। अभी जो उनकी कल सुनवाई हुई 10 जनवरी को, उस दिन भी जो है वो कपिल सिब्बल जो उनके खुद के वकील है, उन्होंने कहा कि वो जो अभी 1 हफ्ते के लिए जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो कपिल सिब्बल आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लगातार इसकी सुनवाई को जो है वो टालने का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला मामला ऐसा आया है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जो खुद वकील है आरोपी के,
जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो खुद जो है वो स्थगन चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि बार बार कई केसेस में हमने देखा है कि सामने वाली विपक्ष जो पार्टी होती है वो स्थगन चाहती है, लेकिन इसमें सामने आ रहा है कि कपिल सिब्बल स्थगन चाहते हैं। अब या तो उनके दिमाग में यह है कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी चल नहीं रही और शायद उनकी जमानत याचिका जो है उस पर सुनवाई नहीं होगी, और सुनवाई हो भी गई तो उनको जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी वजह जो है वो हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कपिल सिब्बल जो है वो अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस दर केस अभी हारने वाले वकीलों में उनका नाम चल रहा है। 370 में भी आपको पता है उनकी कितनी फजीयत हुई थी। तो ये तमाम तरह के मुद्दे लेके उनको शायद ये लगता हो कि नहीं, इस बार जो है हो सकता है उनका जो है ये मामला भी, ये मुद्दा भी जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जो है वो स्थगन का प्रस्ताव किया कि 1 हफ्ते के आगे की तारीख दे दी जाए। हालांकि कोर्ट ने जो है वो 24 जनवरी जो है वो तारीख दी है, लेकिन स्ट्रिक्टली जो है वो कपिल सिब्बल को जो है वो इस मुद्दे के ऊपर कोर्ट में पेश होके और इस पे बहस करने के लिए जो है वो बोला है। तो ये जो है वो बड़ी खबर अब सामने आ रही है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये जो है सारा कुछ व्यवसायिक है, क्योंकि कपिल सिब्बल का व्यवसाय जो है वो है केस लड़ना, वो पैसे से वकील है, इसलिए उनके पास कोई भी अगर उनका मुकदमा लेके आता है तो इनका फर्ज बनता है कि वो केस लड़े। ठीक है, ये बात भी हम समझते हैं कि ये उनका पैसा है, लेकिन इस पैसे में कम से कम भारत विरोध में जो लोग खड़े हैं, कम से कम क्या उनसे दूरी नहीं बनाई जा सकती? इसके अलावा क्या मुद्दे नहीं है क्या? या फिर सिर्फ हमें सिर्फ एक ही जिसकी बात करें कि भारत विरोध और मोदी विरोध के जो मुद्दे होंगे उनको ही कपिल सिब्बल लड़ेंगे? ये एक जो है वो बड़ी सोचने वाली बातें हैं। कपिल सिब्बल शुरू से आपको पता है यूपीए सरकार में भी रहे हैं, और यूपीए सरकार में ये खुद कानून मंत्री भी थे, और कानून मंत्री भी रहते हुए अब अगर इनको ये सोचना चाहिए कि जो लोग भारत विरोध में नारे गतिविधियों में शामिल होते हैं, नारे लगाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, और उन भाषण की वजह से जो है वो भारत में शांति की बजाय जो है वो अशांति फैलती है, दंगे होते हैं, और दंगों में जो है वो निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो फिर इन सब का जो है वो जिम्मेदार कौन होगा? अगर ऐसे ही वकील जो है, जो प्रभावशाली जो वकील है, अगर ऐसे लोगों का केस लड़ेंगे और उनको जमानत पे बाहर निकाल देंगे, तो फिर दूसरे दिन ये क्या गारंटी है कि ये भड़काऊ भाषण नहीं देंगे? और अगर ये दोबारा फिर भड़काऊ भाषण देते हैं तो फिर उसके बाद में जो है वो कानून की क्या व्यवस्था होगी, कानून कैसे इस पे काम करेगा, और ये लोग कानून को तोड़ते रहेंगे। तो ये जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग कहें हम, चाहे अफजल गुरु का मैटर ले, चाहे दिल्ली के दंगों की बात करें, इन सब में जो है वो उमर खालिद, इसका नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जाता है। इनके संबंध जो है वो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो है वो पीएफआई से भी जो है वो उन्होंने कहा है कि इनके संबंध पीएफआई से भी है। सिमी से तो इनके फादर जो है वो ऑलरेडी जुड़े हुए ही थे। तो अभी ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा है। इसके साथ में एक मुद्दा और है जिसमें हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और उसमें भी जो है वो वकील के तौर पे कपिल सिब्बल ही मुकदमा लड़ रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को लेके उस पर क्या बहस की गई, क्या दलीलें जो है वो कपिल सिब्बल के द्वारा दी गई, ये हम देखेंगे। तो ये जो थे उमर खालिद, इनका ये जमानत याचिका के ऊपर 6ठी बार, और इन्होंने जमानत याचिका का जो आधार भी बनाया है वो भी हम बात कर लेते हैं। उमर खालिद की ये जमानत याचिका इसलिए आई है क्योंकि इन्हीं के सहयोगी तीनों लोगों की अगर हम बात करें, नताशा नरवाल, देवांगना जिसको कलिता, और साथ में एक और जो थे वो थे आसिफ इकबाल, इन तीनों को ऑलरेडी जो है वो इसी मुकदमे में जमानत मिल चुकी है। तो उसको आधार बनाते हुए उमर खालिद ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन बार बार स्थगन किया जा रहा है 3 साल से। हालांकि कपिल सिब्बल ने ये भी बोला, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि ये बोला कि आप जो है वो बार बार स्थगन नहीं कर सकते, तो कपिल सिब्बल का कहना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसको आप आरोपी मानते हैं वो ऑलरेडी 3 साल से जेल में बंद है। तो ये स्थिति जो है वो अभी कपिल सिब्बल की बनी हुई है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं गंदा है पर धंधा है। तो ये लोग जो है वो करते रहेंगे, ये भारत विरोध में या जितने भी जो एक्टिविस्ट है इनके ये मुकदमे लड़ते रहेंगे, और मुकदमे लड़ने भी चाहिए, क्योंकि इनको बहुत सारा मोटा पैसा इन लोगों से मिलता है, और जब इन लोगों से पैसा मिलता है तो ये और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसे ही मुद्दों में आपको ये भी मैं बता दूं, ऐसे लोग जो है उनको भी लगता है कि कपिल सिब्बल ही एक वो शख्सियत है जो सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत पे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा जो है वो वकील जो है वो वकालत करके इनको बाहर नहीं निकाला सकता। लेकिन अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे बदल चुकी है। हो सकता है शायद कपिल सिब्बल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट समझ गया हो, या ऐसे कुछ मुकदमे जैसे 370 पे जो है बेवजह
और जिसको कहते हैं कि बिना तथ्यों के आधार पे एक मुकदमा लड़ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ही था। हालांकि उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि आपको वो केस लेना था या नहीं लेना था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।